ये प्रोस्टेट है कहाँ पे डॉक्टर मयंक? वुड यू लाइक टू या शेयर सम स्लाइड्स या या वैसे ही बात करना यस। चाहेंगे? सो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि लोगों को अगर मैं थोड़ा-सा विजुअल दिखा दूँ, तो उनको थोड़ा-सा आइडिया ज़्यादा अच्छे से लगेगा, फिर हम आराम से बात कर सकते हैं इस बारे में। तो श्योर। अगर आप कहें तो मैं स्लाइड शेयर करूँ? हाँ जी, गो अहेड। सो केदार जोशी जी को भी वेलकम करते हैं शो में एंड व्हाइल वी वेट फॉर डॉक्टर मयंक टू शेयर द स्लाइड्स। आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट के बारे में। ये एक छोटा सा ग्लैंड है, एक छोटी सी ग्रंथि है जो हर पुरुष में होता है और इसके बारे में बात करते हैं। जब हम इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी या एनाटॉमी समझ लें, वंस वी लर्न व्हाट इज नॉर्मल अबाउट द प्रोस्टेट, तो काफी आसान हो जाएगा, काफी सरल हो जाएगा टू अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डिजीजेस। जब हम डिजीज यस। के बारे में समझ जाएंगे तो प्रिवेंशन समझ पाएंगे एंड ये हमारा मेन उद्देश्य है आज का। दैट इज आवर मेन टारगेट फॉर टुडे, हाउ टू प्रिवेंट यस। प्रोस्टेट हेल्थ डिजीज। So we just go to share and then you will see a square box and then you press that again यस। and perfect, तो perfect. क्या मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं अभी? हाँ जी, perfect. ओके। सो मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। फुल है। या सो बेसिकली प्रोस्टेट एक छोटी-सी ग्रंथि है। ये कहाँ पर होती है? अगर आप देखें तो ये ब्लैडर है, पेशाब की थैली है और इसके नीचे ये पेशाब की ट्यूब है, नाली है जिससे पेशाब बाहर निकलता है। सो प्रोस्टेट एक छोटी-सी ग्रंथि होती है जो अखरोट के साइज़ की होती है और हर आदमी में पाई जाती है। अ, ये प्रोस्टेट जो है पेशाब की नाली के अराउंड होती है। अब हम अगली स्लाइड देखें तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ एक बहुत ही क्लोज़ली अटैच्ड एक और ग्रंथि होती है, उसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। इन दोनों के काम क्या हैं? सेमिनल वेसिकल बेसिकली जो वीर्य होता है, सीमेन होता है, द फ्लूइड व्हिच लीड्स टू फर्टिलिटी, व्हिच कैरीज़ द स्पर्म्स। सो उसके जो मेन वॉल्यूम होता है और उसकी जो एस एल्कलिनिटी है, उसको बनाता है। और प्रोस्टेट खुद जो ग्लैंड है, वो बेसिकली क्या 2 काम करती है। एक तो प्रोस्टेट के अंदर एक एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं, जो स्पर्म्स जो आते हैं उनको नर्चर करते हैं और साथ ही उसके अंदर कुछ मांसपेशियाँ होती हैं जो पेशाब को भी कंट्रोल करती हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए अभी प्रोस्टेट जो पिछले वाले के कंपैरिज़न में, पिछले स्लाइड के कंपैरिज़न में देखिए जैसे प्रोस्टेट बढ़ गया साइज़ में। अब वो बढ़ने से क्या करेगा? 2 चीज़ें करेगा। एक तो प्रोस्टेट की वज़ह से रुकावट हो जाएगी। अब रुकावट हो जाएगी तो इंसान को क्या लगेगा कि पेशाब थोड़ा स्लो आ रहा है पहले से, यूरिन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। साथ में पेशाब आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है। कभी-कभी ऐसा भी लगेगा कि पेशाब पूरी तरह निकल नहीं पा रहा है और इनफैक्ट कभी-कभी पेशाब पूरी तरह बंद भी हो जाता है। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनको एकदम से पेशाब नहीं आ रहा है, इमरजेंसी में भागना पड़ता है। और अब ये देखिए कि ये प्रोस्टेट जब रुकावट करेगा, तो ब्लैडर के ऊपर क्या होगा? पेशाब की थैली में इरिटेशन बन जाएगी उससे, क्योंकि अगर आपका बॉस जो आपके ऊपर बैठा है, वो इरिटेटिंग हो, तो जो मुलाज़िम हैं, जो काम करने वाले हैं, जैसे कि ब्लैडर है, तो वो इरिटेबल हो जाएँगे। उससे क्या होगा? पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अर्जेंसी भी होगी, कभी-कभी डिफ़िकल्टी होगी कंट्रोल करने में, रात को उठना पड़ेगा और कभी-कभी क्या होता है कि ब्लैडर धीरे-धीरे फिर जवाब देने लगता है कि मतलब उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाए। यानी कि लीकेज ऑफ यूरिन और ब्लैडर वीकनेस दोनों ही हो सकते हैं। अब और क्या चीज़ें हो सकती हैं? अगर ज़्यादा रुकावट हो तो पेशाब पूरा खाली नहीं हो रहा है। अब पूरा खाली नहीं हो रहा और ब्लैडर के अंदर कंटीन्यूअसली प्रेशर बना हुआ है, तो उससे क्या होगा? वो प्रेशर किडनी की तरफ जाएगा। तो ये डेंजरस सिचुएशन है। तो मैं इस स्लाइड में 4 डेंजरस सिचुएशंस के बारे में बात करूँगा। जैसे कि प्रेशर ज़्यादा है, तो वो किडनी की तरफ प्रेशर भाग रहा है, तो कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी की खराबी शुरू हो जाती है, किडनी में स्वेलिंग पैदा हो जाती है। एक साइंटिफिक वर्ड है जिसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। कई बारी अल्ट्रासाउंड लोग कराएँगे तो उसमें मिलेगा ये। इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। आप नेचुरली देखिए जब पेशाब इकट्ठा हुआ है और वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं जो उस रीजन में रहते हैं, जैसे ई कोलाई, क्लेब्सिएला इस तरह के इन्हें इन बैक्टीरिया को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैसिलाई या और भी तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। जब वो पानी जमा रहेगा या मान लीजिए प्रोस्टेट बहुत बड़ा हो गया और उसमें कभी बैक्टीरिया आ गया, तो वो बैक्टीरिया जाएगा नहीं फिर। तो उससे यूरिन इन्फेक्शन कभी-कभी बुखार आने का के भी इन्फेक्शन हो जाता है।
ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि प्रोस्टेट जब बड़ा होता है, कंजेशन होता है तो जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं वो फटने लगती हैं। जब फटती हैं तो ब्लीडिंग पैदा हो सकती है। चौथा है जब वो पानी इकट्ठा रहेगा, तो इकट्ठा होने से क्या होता है कैल्शियम ऑक्सलेट या और तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं, यूरिक एसिड या इवन फॉस्फेट, ये सब क्रिस्टल जमा होकर के स्टोन फॉर्मेशन देते हैं। तो ये चारों सिचुएशन ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि रेड अलर्ट देती हैं कि भैया ये प्रोस्टेट से काफ़ी दिक्कत हो चुकी है, अब इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करें जस्ट इस शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि इसके बाद तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ही कि सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सिम्पटम्स जो हैं वो जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है वो बॉदरसम हैं क्या? कई बारी होता है कि प्रोस्टेट थोड़ा ही बड़ा है, सिर्फ़ पेशेंट आया कि अरे साहब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें प्रोस्टेट थोड़ा बढ़ा हुआ आ गया, हमें बड़ी परेशानी हो रही है, अब क्या करें? लेकिन हम देखते हैं साहब उनको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बाकी कुछ एक बेसिक इवैल्यूएशन कर लेते हैं। फिर देखते हैं साहब कोई बात नहीं, आप साल-साल में दिखाइए, कोई प्रॉब्लम होगी तब आएँगे। काफ़ी बार दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ 3 तरह की इसमें होती हैं, जैसे कि जो प्रोस्टेट की मसल्स को रिलैक्स करें, पेशाब आराम से लाएँ। अगर प्रोस्टेट बढ़ गया तो उसको श्रिंक करने की दवाइयाँ भी होती हैं। अगर ब्लैडर ओवर एक्टिव हो रखा है, तो उसको रिलैक्स करने की दवाइयाँ भी। प्रोस्टेट का जो कैंसर है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंडोलेंट मतलब स्लो ग्रोइंग कैंसर्स में आता है, हालाँकि उसके कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं। तो क्योर अवेलेबल है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो क्योर अवेलेबल है अगर बीमारी बहुत ज़्यादा ना फैली हो। और भगवान ना करे अगर किसी की फैल भी गई है, तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। सर्जरी अगर चाहिए भी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली वो यूरिन पैसेज के थ्रू भी प्रोसीजर हो जाता है, 1 या 2 दिन के लिए एडमिशन होना पड़ता है। कई बारी लेज़र का भी यूज़ होता है। लेज़र के बारे में हम वर्बली कभी बात करेंगे अगर इसमें कोई सवाल आता है तो। एक शॉर्ट प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी ज़रूरी है क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर अनलाइक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट सिम्पटम्स नहीं करता है। अर्ली प्रोस्टेट कैंसर के जनरली सिम्पटम्स नहीं होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी बार ऐसे ही मिलता है कि किसी को पेशाब की प्रॉब्लम हुई, चेकअप के लिए गया, चेकअप में बाय चांस मिल गया कि अरे प्रोस्टेट एनलार्ज भी है लेकिन कैंसर भी बन रहा है। वो दोनों अलग-अलग बातें हैं, ये हमें पिक्चर क्लियर कर लेनी चाहिए। तो यानी कि कोई प्रोस्टेट एनलार्जमेंट करके आया है, तो उसमें ऐसा घबराने का नहीं कि साहब हमें कैंसर हो गया है। लेकिन कैंसर की चेकअप कर लेनी ज़रूरी है। अब क्योंकि अर्ली प्रोस्टेट कैंसर जो है वो कोई अलग से सिम्पटम्स नहीं देता है, तो ये जनरली कहा जाता है कि अगर आप 50 के ऊपर हो गए हैं या आपकी फैमिली में इमीडिएटली किसी को प्रोस्टेट कैंसर है और आप 45 के ऊपर हो गए हैं, तो ज़रूर चेकअप कराएँ। सिंपल चेकअप होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है, उसे पीएसए बोलते हैं और एक फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो वो प्रोस्टेट को चेक करते हैं लैट्रिन के रास्ते से उँगली डाल करके। अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल आती हैं, तो इसका मतलब प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है और बस साल में 1 बार चेकअप कराने की आवश्यकता होती है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसको अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। वो तो डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस के बाद ये आपके जो डॉक्टर हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि साहब ये लो रिस्क है, बहुत लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या बहुत हाई रिस्क है या फैल गया है। अगर बहुत लो रिस्क है तो इवन इसको कंज़र्वेटिव भी रखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट ज़रूरी हो। मीडियम से हाई रिस्क वालों को एक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उसके बारे में हम वर्बली बात कर लेंगे। अगर फैल गया है तो भी मल्टीपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो सबसे पहली बात है कि आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है अगर कोई डायग्नोसिस होता है तो पैनिक नहीं करना है। अल्टीमेटली पैनिक ही होता है जो कि गलत डायरेक्शन में आपको ले जाता है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, चाहे वो कुछ और है। अपने आप को खुद डायग्नोज़ ना करें, गूगल यूनिवर्सिटी का मिसयूज़ ना करें। इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल इज़ फॉर अवेयरनेस कि आपको जनरली अवेयर हैं ताकि आप अपने कुछ सवाल हैं डॉक्टर के पास गए हैं तो और अच्छे से आप नॉलेज के साथ पूछ सकें। लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस द डेकेड्स ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सो टाइमली जाएँ और बात सुनें।